आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के मॉडल सेट 2 को पढ़ने वाले हैं और यहां पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है। मतलब जो श्रीलंका का जो टोटल आबादी है उसमें सिंहली जो है कितना परसेंट में है। ठीक है, देखिए जो सिंहलियां है ना ये 74% में है, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये जो सिंहलियों है, सिंहलियों मतलब सिंहली जो है इसका कितना परसेंट में है, यह 74% में है। और ये जो 18% है ना 18%, तो 18% में यहाँ पर तमिल है। 18% में क्या है, तमिल है। मान के चलिए कि क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या आता है, तमिल अगर पूछा जाता तो आप बोलते 18%। ये जो क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन ही है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन ही है इस मॉडल सेट में, जो मैं आपको एकदम आगे और अच्छे से बताऊंगा कि कौन कितना परसेंट में है। तो आप याद रखिए कि सिंहली कितने परसेंट में है, तो 74% में है, और तमिल कितने परसेंट में है, तो 18% में है। क्लियर है। अभी मैं आपको और अच्छे तरीके से आगे और बताऊंगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22। 22 यहां पर कितना, 22 भाषा क्या है हमारा, अनुसूचित भाषा है। मतलब 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि समवर्ती सूची में कितने विषय है। अगर अभी का बात करें कि अगर प्रेजेंट टाइम का बात किया जाए तो जो समवर्ती सूची है ना, अभी फिलहाल समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट है, यानी कि 52 विषय है इसमें। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है। मतलब वो कौन सा देश है जहां पर लोकतंत्र शासन है। तो देखिए ना बच्चों, यहाँ पर प्यारा सा हमारा जो भारत है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोकतंत्र चलता है। मतलब ये क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है। यानी जो हमारा भारत है यहाँ पर कितने राष्ट्रीय दल है। देखिए एक राष्ट्रीय दल होता है, एक क्षेत्रीय दल होता है। ठीक है, तो जैसे क्षेत्रीय दल जो है इसके ऊपर क्वेश्चन भी है जिसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको बताना है कि भारत जो हमारा है यहाँ पर कितने राष्ट्रीय दल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर अभी फिलहाल अभी वर्तमान टाइम में 7 राष्ट्रीय दल है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, यहां पर दिया है खाली स्थान है में हुआ। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस का गठन कब हुआ था। मतलब 1884 को हुआ था या फिर 1885 को हुआ था। तो आप इसको याद रखिएगा, ये कब हुआ था, तो 1885 को भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसका गठन हुआ था। अगर आप डेट याद रखना चाहते हैं तो डेट भी आप याद रख सकते हैं। डेट हमारा होगा 28 दिसंबर 1885। इस दिन क्या हुआ था, जो हमारा कांग्रेस है ना, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस जो पार्टी है इसका गठन हुआ था। कब हुआ था 28 दिसंबर 1885। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 30। चुनाव आयोग द्वारा बहुजन समाज पार्टी को हम लोग शॉर्टकट में बीएसपी बोलते हैं, याद रखिएगा। बीएसपी मतलब क्या हो गया, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, तो जो बीएसपी है को राष्ट्रीय दल का दर्जा, मतलब यहाँ पे खाली स्थान है में प्राप्त हुआ। मतलब जो हमारा बीएसपी है यानी कि बहुजन समाज पार्टी है, इसको चुनाव आयोग द्वारा कब राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है 1996 या फिर 1997। तो इसका जो सही आंसर होगा 1997, यानी आपको यहाँ पर भरना है 1997। क्लियर है। मतलब 1957 को क्या हुआ, बीएसपी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है, सांप्रदायिक सरकार या फिर सामुदायिक सरकार। तो बेल्जियम की जो जातीय बनावट है ना, उसी ये जो श्रीलंका का जातीय बनावट है, मतलब दोनों का क्या है, जटिल है। लेकिन जो बेल्जियम के लोग हैं उन लोग सोच समझ कर एकदम उनका देश को जो संविधान है बहुत ही अच्छा सुंदर सा संविधान बनाया। ठीक है, और वहां पर उन लोगों ने क्या किया, एक सामुदायिक सरकार का गठन किया, जिससे वहां पर गृहयुद्ध नहीं हुआ। और श्रीलंका में अभी भी गृहयुद्ध चल रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो मतलब वहां पर क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या किया था, एक सामुदायिक सरकार का गठन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सामुदायिक सरकार। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखिए यहाँ पर खाली स्थान है में सिंहली को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया। मतलब वह कौन सा साल है जिस साल में सिंहली को क्या किया गया, श्रीलंका का राजभाषा घोषित
किया गया। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है 1959 और एक है 1965। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दोनों का दोनों ऑप्शन गलत है। ना तो 1959 को घोषित किया गया था और ना ही 1965 को घोषित किया गया था, बल्कि कब घोषित किया गया था? 1956 को। याद रखिएगा, कब? 1956। मतलब थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मतलब ये पहले यहाँ पर ये 5 इसको लिखना था, फिर बाद में इसको 6 लिखना था, लेकिन ऐसा नहीं किया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अब सबसे गलतियां होता है, मनुष्य ही करता है ना काम, तो गलती होगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप यहाँ पर सुधार लीजिए। तो कब हुआ था? 1956 को सिंगली भाषा को क्या किया गया था? श्रीलंका का राजभाषा घोषित कर दिया गया था। अब मान के चलिए आपसे पूछा नहीं जाएगा, यहाँ पर पूछा नहीं गया, लेकिन अगर बाय चांस कभी पूछा जाए कि वह कौन सा भाषा था किसको हटाकर, मतलब कौन से भाषा को हटाकर सिंगली भाषा को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया था, तो आप याद रखिएगा तमिल। कौन से भाषा को हटा दिया गया था? तमिल। एक्चुअल में क्या हुआ था वहां पर कि ये जो सिंगली है ना, सिंगली, जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि जो सिंगली है ना, सिंगली मतलब श्रीलंका में कितने परसेंट थे? तो 74% था, और तमिल कितना परसेंट था? 18% था। अब देखिए यहाँ पर अगर जनसंख्या का बात किया जाए तो इसका जनसंख्या ज्यादा है, तो इन लोगों ने क्या सोचा? प्रभुत्व जमाने का सोचा, मतलब सोचा कि अब हम लोग ही यहाँ पर राज करेंगे, हम लोग ही शासन करेंगे। तो उन लोगों ने जो पहले का जो तमिल भाषा था उसको हटा दिया और श्रीलंका में सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। कब क्या था? 1956। अभी श्रीलंका का कहानी एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही विस्तार से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लिख लीजिएगा 1956। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ से हमारा 1 अंक वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हमारा यहाँ से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है सर? जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, क्षेत्रीय दल। तो क्षेत्रीय दल क्या है? तो देखिए क्षेत्रीय दल किसको बोलते हैं? जिस पार्टी का प्रभाव एक छोटे से क्षेत्र तक या राज्य तक सीमित हो उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रभाव मतलब क्या? मतलब जो पार्टी रहेगा, मतलब जहां तक शासन कर सकता है, तो मतलब वैसा पार्टी जो किसी एक छोटे से क्षेत्र तक या फिर कोई किसी एक राज्य तक मतलब जहां शासन कर सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रीय दल कहते हैं, ठीक है। अतः क्षेत्रीय दल भारत में ऐसा राजनीतिक दल है जिनका प्रभाव पूरे राष्ट्र या देश में ना होकर केवल अपने क्षेत्रों या किसी प्रांत तक ही सीमित होता है। क्लियर है? समझ में आया? मतलब ये अपने एरिया में ही, मतलब अपने इलाका का ही डॉन होता है, ठीक है, पूरा देश का डॉन नहीं है, तो वही होता है क्षेत्रीय दल। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? आंसर को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, अगर आप एक बार लिखेंगे तो आपका याद हो जाएगा, तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है सर? गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं? ये गठबंधन 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 ये आप बहुत बार सुने होंगे। गठबंधन मतलब जब भी चुनाव होता है, कोई पार्टी जीतता है, कोई पार्टी हारता है, और कोई पार्टी क्या करता है? गठबंधन बनाता है। तो बस सिंपल सा गठबंधन मतलब क्या हुआ? देखिए गठबंधन मतलब क्या होता है? मतलब 2 पार्टी, जैसे कि आपके पास है यहाँ पर 2 पार्टी है, मतलब कोई भी 2 पार्टी है, जैसे कि यहाँ पर आपका एक पार्टी हुआ और ये आपका एक पार्टी हुआ, ठीक है। जब ये दोनों पार्टी क्या करेगा? मिलकर एक सरकार का गठन करेगा, तो इसी को हम लोग गठबंधन बोलेंगे। समझ में आया? कि मान के चलिए आपके पास कोई भी 2 पार्टी है, ठीक है, और दोनों पार्टी जब मिलकर सरकार का गठन करता है तो उसे गठबंधन कहते हैं। लेकिन देखिए आंसर को मैंने यहाँ पर थोड़े अच्छे तरीके से लिखा है। क्या लिखा है? कि जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, बात समझ में आया? कि कोई एक पार्टी है जिसे पूरी बहुमत नहीं मिलता है, तो 2 समान विचारधारा वाली पार्टी आपस में सीटों का शेयर कर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी मतलब एक टाइप, देखिए यहाँ पर क्या एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्या है? समान विचारधारा। विचारधारा मिलना चाहिए, विचारधारा मिलेगा तभी आपका गठबंधन होगा। जैसे कि आप देखिए जिस इस साल भी मतलब गठबंधन हुआ था, जैसे कि जेएमएम में, ठीक है, जेएमएम में और कांग्रेस में जैसे गठबंधन हुआ है बहुत जगह पर, ठीक है। जैसे बीजेपी भी मतलब बहुत जन से गठबंधन करता है, मतलब हर पार्टी गठबंधन करता है, लेकिन विचारधारा मिलना चाहिए। जैसे आप गठबंधन तभी होगा, मान के चलिए कि आपका और मेरा दोस्ती तभी होगा जब आपका और मेरा विचार मिलेगा, नहीं तो थोड़ी ना दोस्ती होगा हम आपका और मेरा। तो बस यहाँ पर भी सेम फंडा है कि अगर दोनों का विचारधारा मिलेगा तभी इन दोनों में दोस्ती होगा, तभी इन दोनों में गठबंधन होगा, और जब गठबंधन होकर जो भी सरकार बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल से मैंने उत्तर को लिखा है, आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए आप यहाँ पर चीजों को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन, तो यहां पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? कि श्रीलंका के समाज की
जातीय बनावट की व्याख्या करें। बात समझ में आया कि श्रीलंका का जो जातीय बनावट है ये किस प्रकार से है, इस चीज को आपको बताना है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने शुरू में ही बताया आपको कि श्रीलंका का जो जातीय बनावट है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि श्रीलंका की कहानी को लिखें, मतलब श्रीलंका का जो भी स्टोरी है उसको आपको लिखना है, या फिर श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की थी ये आपको पूछा जा सकता है, या फिर श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्याख्या करें ये पूछा जा सकता है, या फिर श्रीलंका की जातीय बनावट की व्याख्या करें ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर एक ही होने वाला है। लेकिन देखिए जब जातीय बनावट तक पूछा जाएगा ना तब हम लोग अगर कम भी आंसर को लिखेंगे चलेगा, लेकिन जब सत्ता की साझेदारी को पूछा जाएगा तो उसके सत्ता की साझेदारी को भी बताना है कि किस प्रकार से वहां पर सत्ता की साझेदारी थी। क्लियर है? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है सर, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है। यह भारत का पड़ोसी देश भी है, और ये श्रीलंका जो ये भारत का पड़ोसी देश भी है। यह तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये जो हमारा जो तमिलनाडु है इसके दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। उस समय श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ थी, अर्थात हरियाणा के आबादी के बराबर। क्लियर है? मतलब 4 फरवरी 1948 में क्या हुआ था? श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था, मतलब श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और इस टाइम जो श्रीलंका का जो जनसंख्या था, जो आबादी था, कितना था? 2 करोड़। यानी हमारा जो हरियाणा है ना, हरियाणा के आबादी के लगभग बराबर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या होता है। दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका में भी कई जातीय समूह के लोग रहते थे। मतलब जो दक्षिणी एशिया के बहुत सारे टाइप के जो देश थे, जिस तरह से वहां पर बहुत जाति के लोग रहते थे, तो यहाँ पर भी बहुत जाति के लोग रहते थे। ठीक है, देखिए देश की कुल आबादी का 74% लोग सिंहली थे, और वे सिंहली भाषा बोलते थे। क्लियर है? देखिए जैसे कि मैंने आपको उससे शुरू में ही बात किया कि 74% लोग क्या थे? सिंहली थे। और ये कौन से भाषा बोलते थे? सिंहली भाषा बोलते थे। बाकी 18% लोग तमिल थे, और वे तमिल भाषा बोलते थे। और जो 18% लोग थे वे तमिल थे और तमिल भाषा बोलते थे। शेष 8% लोग ईसाई थे, और वे दोनों भाषा बोलते थे। और जो 8% लोग थे वे क्या थे? ईसाई थे, और ये दोनों भाषा बोलते थे, यानी सिंहली भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़िए, चलिए आगे देखते हैं क्या है। श्रीलंका के 18% तमिल के 2 वर्ग थे। जो श्रीलंका में जो 18% ये जो तमिल है ना, ये 2 कैटेगरी में था। पहला जो कैटेगरी है इसका नाम है श्रीलंकाई तमिल। श्रीलंकाई तमिल मतलब क्या हो गया कि श्रीलंकाई मूल के तमिल, मतलब जो श्रीलंका की जो तमिल है, मतलब श्रीलंका में ही पले बड़े हैं, उसको श्रीलंकाई मूल के तमिल बोलेंगे। और इसकी संख्या कितनी है? तो 13%। और इसकी संख्या कितनी है? 13%। और एक है भारतीय तमिल। भारतीय तमिल को हम लोग हिंदुस्तानी तमिल भी बोलेंगे, और इसकी संख्या है 5%। अब ये भारतीय तमिल क्या है? देखिए भारतीय तमिल वे लोग थे जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। मतलब ये जो भारतीय तमिल जो 5% है, ये कौन लोग हैं? तो जिसे औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से ही वहां पर ले जाया गया था। तो समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। पहला बात समझिए कि 74% वहां पर क्या है? सिंहली है, 18% तमिल है, और 8% क्या है? ईसाई है। जो सिंहली है वो सिंहली भाषा बोलते हैं, जो तमिल है वह तमिल भाषा बोलते हैं, और जो ईसाई है वो सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। अब ये श्रीलंका की जो 18% तमिल है, इसके 2 पार्ट है, यानी कि 2 कैटेगरी है, 2 वर्ग है। एक कैटेगरी जो है आपका, एक है श्रीलंकाई तमिल, यानी जो श्रीलंका में ही पले बड़े हैं, जिसको हम लोग श्रीलंकाई मूल के तमिल बोलेंगे, और इसकी संख्या है 13%। और एक है भारतीय तमिल, जिसको हम लोग हिंदुस्तानी तमिल भी बोलेंगे, और इसकी संख्या है 5%। और ये जो भारतीय तमिल है ना, इसको औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से वहां पर ले जाया गया था। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे समझिए। आगे देखिए, यदि श्रीलंका के लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपने जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहां के बहुसंख्यक समुदाय सिंहलियों ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर ये जो इस टाइप से लिखा जा रहा है, शायद मेरा पेन टेबलेट में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये किस प्रकार से वर्क हो रहा है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्या हो रहा है मुझे भी पता नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप चीज़ों को समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और देकर है, इसका मतलब
मतलब या तो आप पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और देखिए जो पेन का जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको मैंने सॉल्व कर दिया है, अब शायद पेन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। और ये भी जो क्वेश्चन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है सर क्वेश्चन, देखिए कि भारत को हम एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों कह सकते हैं। यानी देखिए भारत का जो लोकतंत्र है ना, भारत का जो लोकतंत्र है वो क्या है, अप्रत्यक्ष है। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष क्यों है, इस चीज को आपको बताना है। तो देखिए अगर सबसे पहले अगर हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का थोड़ा सा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं चल सकता है, यहाँ पर आप इस प्रकार से एक अनुस्वर दे दीजिएगा, वहीं चल सकता है जहां थोड़ा क्षेत्रफल और कम जनसंख्या हो। बात समझ में आया। हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां चलेगा, जहां पर थोड़ा सा क्षेत्रफल होगा और जिसकी जनसंख्या भी क्या होगा, कम होगा, वहीं पर हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलेगा। देखिए अगर देखा जाए मतलब भारत का अगर बात किया जाए, परंतु भारत एक विशाल देश है जिसमें बहुत बड़ी जनसंख्या है। बात समझ में आ रहा है कि जो भारत है ना, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी जो जनसंख्या है ना, ये जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो पूरे देश के लोग किसी एक स्थान पर बैठकर कानून नहीं बना सकते, मतलब जो पूरा देश का जो भी लोग है एक स्थान पर बैठकर कभी भी कानून नहीं बना सकते हैं या फैसले नहीं ले सकते हैं और कोई फैसला भी नहीं ले सकता है। इन दिनों वोटरों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, लोगों की आवश्यकताएं और समस्याएं भी बढ़ गई है। जो वोटर है मतलब वोट देने वाले जो भी लोग हैं उनकी भी संख्या बहुत ही अधिक हो गई है और लोगों का जो आवश्यकता है और जो समस्याएं हैं दोनों के दोनों बढ़ चुके हैं, जिससे लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, लोग प्रतिनिधि चुनेंगे और जिस प्रतिनिधि को चुनेंगे ना वही प्रतिनिधि यहाँ पर वर्क करेगा, यानी वही प्रतिनिधि यहाँ पर कानून बनाएगा और फैसला लेगा। मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर जनता कोई भी काम, जनता अपना जो भी काम होता है उसको नहीं करेगा बल्कि इनडायरेक्टली काम करवाएगा। किससे, तो प्रतिनिधि से। तो अगर आगे बात करें यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जनता के सभी फैसले उनके चुने गए प्रतिनिधि लेते हैं, अर्थात जनता को अपने फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही फैसला लेते हैं और कानून भी बनाते हैं। उनके प्रतिनिधि जब फैसला लेते हैं और कानून बनाते हैं तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाते हैं। अतः भारत को हम एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक देश कहते हैं। क्लियर है बात, समझ में आया। मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली काम होगा, मतलब जनता तो काम करेगा नहीं, वो प्रतिनिधि को चुनेगा और वही प्रतिनिधि कानून बनाएगा और कोई भी फैसला को लेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर भी मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है ना सर, हमारे पास ये क्वेश्चन जो भी है ये हमारा 5 नंबर का है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। और इस क्वेश्चन का एक यहाँ पर अथवा देखिए और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और यही हमारा मतलब पॉलिटिकल साइंस का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, मतलब राजनीतिक दल जो है उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। देखिए तो राजनीतिक दलों के सामने विभिन्न चुनौतियां निम्नलिखित है। अब राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं इस चीज को देखिए। लोकतंत्र का अर्थ है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श किया जाए। बात समझ में आया। लोकतंत्र का मेन अर्थ ही क्या होता है कि कोई भी अगर हम लोग फैसला लेंगे तो हम लोग क्या, यहाँ पर देखिए राजनीतिक दल का बात हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं, यानी आप और हम नहीं, मतलब राजनीतिक दल कोई भी पार्टी का बात हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर बात चल रहा है। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि कोई भी फैसला जब लिया जाता है तो जो भी कार्यकर्ता हो, मतलब उस पार्टी में उस दल में जो भी कार्यकर्ता हो सबसे परामर्श लिया जाना चाहिए, चाहे वो कार्यकर्ता छोटा हो या फिर बड़ा हो। परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊपर के कुछ नेता ही सभी फैसले ले लेते हैं, ऊपर के जो बड़े बड़े नेता है वही सब कुछ फैसले ले लेते हैं। इसलिए जब लोकतंत्र ठीक तरह से नहीं चलता है तो लोगों की नाराजगी राजनीतिक दलों पर ही होती है। इससे क्या होती है, देखिए अब एक जन यहाँ पर खराब काम कर रहा है, इसके चलते पूरा लोकतंत्र को हम लोग मतलब गलत ठहराते हैं, पूरा राजनीतिक पार्टी को हम लोग बोलते हैं कि ये पार्टी एकदम बेकार है। तो ये हुआ एक चुनौती, मतलब राजनीतिक दल के साथ ये एक मतलब समस्याएं हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे बात करें तो अगला देखिए क्या है, कुछ बड़े बड़े नेता ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने परिवार के सदस्यों और नजदीकी लोगों को ही आसीन कराते हैं। मतलब जो बड़े बड़े कुछ नेता है वो क्या करते हैं, देखिएगा मतलब उसका बेटा, उसका पोता, उसका पोती, उसका बहन, उसका जमाई, उसका सब कुछ, मतलब अपने परिवार के लोगों को या फिर जो उनके रिश्तेदार है, जो नजदीकी के लोग हैं, उसी को मतलब वो पोस्ट देते हैं, ठीक है। अगर ये योग्य भी नहीं हो
लेकिन उसे वह पद दिया जाता है। बात समझ में आया कि अगर वह उस पद के योग्य भी नहीं है ना, अगर उसका मतलब वह क्वालिफिकेशन भी नहीं है, मतलब उसके भीतर वह क्वालिटी भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसे वह पोस्ट दिया जाता है। ऐसा करना अन्य सदस्यों के साथ अन्याय करना है। अब देखिए क्या होता है जब इस टाइप से किया जाता है, तो जो अगर वो योग्य भी नहीं है फिर भी उसको पद दिया जाता है। अब क्या होगा कि बहुत सारे सदस्यों के साथ ये तो नाइंसाफी हो रहा है, उनको तो नाराजगी जरूर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके साथ तो अन्याय हो रहा है यहाँ पर। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। पार्टी की छवि को सार्वजनिक करने के लिए प्रदर्शनों, बैठकों और भाषणों के आयोजन के लिए धन की आवश्यकता होती है। पार्टियां उन उम्मीदवारों का चयन करती है जो पार्टी के लिए धन जुटा सके, अपने पैसों से चुनाव जिता सके। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब पार्टी की देखिए जो छवि है, जो इमेज है, उसको उजागर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सार्वजनिक प्रदर्शन कराएंगे, रैली कराएंगे, भाषण कराएंगे। तो इसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो पार्टियां क्या करती है, उन उम्मीदवारों को सिलेक्ट करते हैं जो क्या है, जिनके पास धन है, मतलब जो धन जुटा सके और जिसके पैसे से हम लोग चुनाव जीत सके, मतलब जो अपने पैसों से चुनाव जिता सके। क्लियर है बात, समझ में आया? तो ये था इस कहानी, ये इस कहानी का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। कभी कभी पार्टियां आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों का भी चयन करती है, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार का चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होती है। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि जो अपराधी है, जो किसी का मर्डर करके आए हैं, ठीक है, जो कोई अपराध करके आए हैं, वैसे व्यक्ति को भी कभी कभार सीट दिया जाता है, मतलब चुनाव लड़ने के लिए उसे भी सीट दिया जाता है। अब देखिए वैसे व्यक्ति को बहुत सारे ऐसे जन होते हैं जो डर के भी दे देते हैं। अधिकतर क्या, मैक्सिमम आदमी क्या करते हैं, उसको डर कर वोट दे देते हैं, क्योंकि पहले वो धमकी दे देगा कि अरे बेटा अगर तुम हमको वोट नहीं दिया ना, तुम गया चल जा भाड़ में। तो इस डर से भी बहुत कोई मतलब वोट दे ही देता है उसको। तो मतलब ये भी एक समस्या है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सर, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअल में उसी क्वेश्चन का ये हमारा क्या है, और में है, यानी कि अथवा में है। या तो आप पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दोनों में से आप किसी एक क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। क्या है क्वेश्चन कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। मतलब ये जो लोकतंत्र है ना, ये 3 टाइप के सरकार का गठन करता है, एक उत्तरदायी सरकार, एक जिम्मेवार सरकार और एक वैध सरकार। तो तीनों का भी हम लोग अलग अलग टाइप से देखेंगे। तो देखिए क्या है सर कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का निर्माण करती है। ठीक है, पहला देखिए पॉइंट, उत्तरदायी सरकार पहले देख लेते हैं। लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए है। लोकतंत्र जो है ना, ये एक उत्तरदायी सरकार है। क्यों है? क्योंकि ये लोगों का ही सरकार है, ये लोग ही इसको बनाते हैं और ये लोगों के लिए ही है। ठीक है, लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तथा प्रतिनिधि लोगों के प्रति जिम्मेवार होते हैं। लोगों को अधिकार है, अगर वह प्रतिनिधि के कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो अपने प्रतिनिधि बदल सकते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स पे। तो इस प्रकार से काम होता है यहाँ पर, मतलब लोग क्या करते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं यहाँ पर, और लोग जो प्रतिनिधि चुनते हैं वह प्रतिनिधि क्या होते हैं, लोगों के लिए जवाबदेही होते हैं। कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए जवाबदेही होगा, क्या गलत काम क्या कर रहा है, सही काम क्या कर रहा है। अगर लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं है तो अपने प्रतिनिधि को बदल भी सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला क्या है सर। एक है जिम्मेवार सरकार। क्या है यह कि यह लोकतंत्र ही है जिसमें सरकार जिम्मेदारी से काम करती है और लोगों के हितों का ध्यान रखती है। लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार क्या कामकाज कर रहे हैं। ऐसा अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होता है। लोकतंत्र सरकार क्या होता है, एक जिम्मेवार सरकार होता है, क्या कामकाज कर रहा है क्या नहीं, इसके बारे में लोगों को पूछने का फुल हक है, मतलब पूरा हक है आपको कि कुछ भी पूछ सकते हैं। और ऐसा मतलब गैर लोकतंत्र सरकार में कुछ भी नहीं होता है। आगे बात किया जाए क्या है सर, वैध सरकार। लोकतंत्र ही सरकार की वैधता को संभव बनाता है। जब कोई भी सरकार अल्पतम में आ जाती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। अगली सरकार तभी अस्तित्व में आती है जब वो अगले चुनाव में अपना बहुमत प्राप्त कर लेती है। बात समझ में आया कि कोई एक सरकार है, अगर मान के चलिए उसका सीट गिर जाता है, अगर वो अपना पूर्ण बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा, और वो तभी मतलब आएगा, मतलब अस्तित्व में तभी आएगा जब वो अगला चुनाव जीतेगा और पूर्ण बहुमत उसका मिलेगा, तभी वह मतलब होगा। नहीं तो ऐसे में क्या होता है, सरकार का जो वैधता है यानी कि जो वैलिडिटी है वह खत्म हो जाता है। अब देखिए जियो का जब वैलिडिटी खत्म हो जाता है, एक दिन आपका बात होगा, दूसरा दिन से कहानी खत्म। अगर आप रिचार्ज कराएंगे तो बात होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये था कहानी। यहाँ पर मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट आंसर को बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक सुंदर सा लाइक और एक सुंदर सा कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।